1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको घर के फेंकना है। कौड़ी के यूट्यूबर स्टारडम के चक्कर में गए हुए हैं 2 कौड़ी के। अरे तना 2 शब्द कोने लिखने आने लग रहे कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप का 2 कौड़ी के वाला स्टेटमेंट यूट्यूब टीचिंग कम्युनिटी में आखिर इतना तहलका क्यों मचा गया कि यूट्यूबर्स ही नहीं बल्कि आरफा खानुम और अर्पित शर्मा जैसे लिबरल टूल किटिया भी इसमें आकर अपना हाथ सेकने लगे। क्या देखिए ये सिर्फ एक एंकर और एक एजुकेटर के बीच की बहस थी? मुझे नहीं लगता। बाकी इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें एक और अनकंफर्टेबल सवाल पूछना पड़ेगा। क्या हर बार जब एजुकेशन सिस्टम में कोई कंट्रोवर्सी होती है तब कुछ यूट्यूब एजुकेटर्स स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ते हैं या फिर स्टूडेंट्स की लड़ाई के नाम पर अपना बिजनेस भी एक्सपैंड करते हैं? देखिए, भारत में आज एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। नीट, जेई, यूपीएससी, एनडीए, सीयूईटी, हर एग्जाम के आसपास हजारों करोड़ रुपए का इकोसिस्टम खड़ा है और हर कोई इन इश्यूज के अराउंड अपनी रोटी सेकना चाहता है। हम यहाँ किसी को देखिए डिफेंड करने या किसी पर एलिगेशन लगाने नहीं आए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बच्चों का फ्यूचर कैसे बेटर और एम्पावर हो, इस बात पर फोकस करने के बजाय यूट्यूब टीचिंग कम्युनिटी एक अलग ही एंगल पर जाकर झुंड में अंजना ओम कश्यप पर अटैक करती दिखी। एक रिपोर्टर मोहतरमा ये बोल रही थी कि ये जो यूट्यूब टीचर्स होते हैं, ये जो स्टार टीचर्स होते हैं, इनमें 2 कौड़ी की अकल नहीं है। क्या ये लोग इस यूनाइटेड कैरेक्टर असैसिनेशन में इस इकोसिस्टम के सबसे वैल्यूएबल एसेट को साइडलाइन नहीं कर रहे, जो कि है स्टूडेंट का ट्रस्ट? जिस एजुकेटर पर स्टूडेंट ट्रस्ट करता है वही एजुकेटर कोर्स बेचता है, वही टेस्ट सीरीज बेचता है, वही ऐप डाउनलोड करवाता है, वही लाइव स्ट्रीम पर लाखों व्यूज लेता है। यानी ट्रस्ट ही बिजनेस है और इसी बिजनेस के बीच कुछ ऐसा भी हो रहा है। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ओहो, ये है अभिनय शर्मा, काफी पॉपुलर मैथ्स एजुकेटर हैं, 3.35 मिलियन की यूट्यूब फॉलोइंग है, लेकिन मैथ्स के नंबर्स पर फोकस करने के बजाय वो अपनी टीचिंग में सटली पॉलिटिक्स मिक्स करना नहीं भूलते। लेकिन मुझे दुख होता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री महिलाओं पे ए दीदी ओ दीदी जैसे बयान देता। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन बहुत स्केल पे लगवाई, जितनी स्केल पे लगवाई नहीं उससे तेजी से कवरेज हुआ, डिजिटल प्रमाण पत्र, मूवी बन गई। अब पता चल रहा है कि लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक सिर्फ उस वैक्सीन की वजह से आ। प्रोपेगेंडाधारी अभिनव पांडे के चैनल न्यूज पिंच पर भी ये गेस्ट के रूप में जाकर देखिए किस विचारधारा को प्रमोट करते हैं। मोदी जी हर साल 2-4 राज्य में चुनाव होता है, 3-4 महीने उसमें रहते हैं, 1.5-2 महीने मंदिर में रहते हैं, 3-1 महीने विदेशी दौरों पे रहते हैं। देश के लिए कब काम करते हैं, कब सोचते हैं वो? बाकी देखिए, विचारधारा नीतिगत रूप से आपकी पसंद हो सकती है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी बच्चों की कम्युनिटी को सोशल मीडिया पर ज्ञान देने बैठते हैं तो उसमें अपना प्रोपेगेंडा मिक्स करके एक तरफा नैरेटिव वाला पाथ बच्चों के दिमाग में बीज की तरह बोना मॉरल एथिक्स में काउंट नहीं होता। और इसी में अब आप एक पैटर्न इन ऑनलाइन एजुकेटर्स का नोट करिए। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तब किसी एजुकेटर की रीच लिमिटेड रहती है, लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी आती है, यानी पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, रिजल्ट एरर, एग्जाम कैंसिलेशन, उसी वक्त कुछ एजुकेटर्स अचानक स्टूडेंट मसीहा के रूप में सामने आ जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हैशटैग कैंपेन्स, पेटिशंस, मीडिया इंटरव्यूज, कोर्ट केसेस और सोशल मीडिया पर इमोशनल अपील्स शुरू हो जाती है। जैसा कि अभिनव शर्मा ने अरफा खानुम के चैनल पर गेस्ट अपीयरेंस देकर अंजना ओम कश्यप वाले केस को हाईलाइट करके किया। हम इस लेवल पे आके 2 कौड़ी के हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। अब सवाल ये नहीं है कि उनकी बातें सही हैं या गलत, सवाल ये है कि क्या इस एक्टिविज्म का कोई कमर्शियल बेनिफिट भी होता है? और इसका जवाब है बिल्कुल होता है, क्योंकि जब लाखों स्टूडेंट्स गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तब जो व्यक्ति उनकी तरफ से बोलता हुआ दिखाई देता है उसकी क्रेडिबिलिटी रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। स्टूडेंट सोचता है ये सर ही हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये टीचर ही हमारी आवाज उठा रहा है, और फिर वही स्टूडेंट उस टीचर के इकोसिस्टम का परमानेंट पार्ट बन जाता है।
ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं होता, हर इंडस्ट्री में होता है। जो व्यक्ति प्रॉब्लम को आगे रख कर सबसे बड़ा स्पोक्स पर्सन बन जाता है, वही ऑडियंस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी बन जाता है। इसीलिए जब नीट कंट्रोवर्सी के दौरान कुछ एजुकेशन इन्फ्लुएंसर्स नेशनल हेडलाइंस में आए तो उनका पब्लिक इमेज सिर्फ टीचर का नहीं रहा। यही लोग जब एनटीए को मोनोपोली बोलते हैं, तब क्या वो खुद एजुकेशन मार्केट में अपनी मोनोपोली बिल्ड नहीं कर रहे होते? इसमें आप फिजिक्स वाला और उनके फाउंडर अलक पांडे को ही देख लीजिए, जिन्होंने 2024 नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की, एनटीए को क्रिटिसाइज किया एंड सो ऑन। बेसिकली कोई भी एजुकेशन नेटवर्क देख लीजिए चेंज नहीं चाहता, क्योंकि इससे उनको कमर्शियली नुकसान होता है। इनकी फॉर्मूला बेस्ड टीचिंग इफेक्ट होती है, पैटर्न चेंज होता है तो बिजनेस चेंज होता है। और यही लोग जब इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं, तब क्या वो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से हटाकर अपने प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट नहीं कर रहे होते? CBSE केस में ही देख लीजिए, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ने बच्चों को इफेक्ट किया, लेकिन देखिए ऐसे इश्यूज में इंडिविजुअल लेवल फेलियर्स को हाईलाइट करना भी जरूरी है, जहां कुछ लोग अपने लेवल पर चीजों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अल्टीमेटली इसका भुगतान पूरे इंस्टीट्यूशन को उठाना पड़ता है। पर आज जब CBSE ने अपने रीवैल्यूएशन प्रोसेस में रिफॉर्म लाने की बात की है, तो यही लिबरल इकोसिस्टम फिर से जाग उठा है और इस पर वापस सरकार को बिना किसी प्रूफ या बेसिस के क्रिटिसाइज करने लगा। और यही वजह है कि हर कंट्रोवर्सी में कुछ क्रिएटर्स को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्योंकि कंट्रोवर्सी इक्वल्स अटेंशन, अटेंशन इक्वल्स फॉलोअर्स, फॉलोअर्स इक्वल्स कस्टमर्स और कस्टमर्स इक्वल्स रेवेन्यू। सिंपल इकोनॉमिक्स। इसीलिए जब एग्जाम पैटर्न चेंज करने की बात होती है, डिजिटल टेस्टिंग की बात होती है या कोचिंग डिपेंडेंसी कम करने की बात होती है, तब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस अक्सर उन लोगों की तरफ से आता है जिनका पूरा बिजनेस एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम पर खड़ा है। ये YouTube टीचिंग कम्युनिटी भी उससे अलग नहीं है। आप अग्निपथ प्रोटेस्ट को ही याद कीजिए। डिफेंस कोचिंग इकोसिस्टम का एक सेक्शन इसलिए नर्वस था क्योंकि परमानेंट रिक्रूटमेंट मॉडल बदल रहा था, और इसी बीच बिहार से लेकर यूपी, हरियाणा और तेलंगाना तक कई जगहों पर डिफेंस कोचिंग स्टाफ ने एस्पिरेंट्स को मोबिलाइज किया, उन्हें इंस्टिगेट किया। कई जगह तो वायलेंस भी देखने को मिला, क्योंकि इनका डर था लॉन्ग टर्म बिजनेस लॉस का। वैसे ही एजुकेशन सेक्टर में भी हर रिफॉर्म किसी ना किसी बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट करता है, और जब बिजनेस मॉडल इम्पैक्ट होता है तो एक्टिविज्म भी बढ़ता है, जैसा कि अग्निपथ केस में ही देखने को हमें मिला। लेकिन ये मान लेना भी देखिए नेइव होगा कि मल्टी करोड़ का एजुकेशन कंपनीज जो है वो बिना किसी कमर्शियल इंटरेस्ट के एक्टिविज्म कर रही होंगी। कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी चैरिटी पर नहीं चलती, हर कंपनी के पास इंसेंटिव्स होते हैं, और जब भी किसी कंट्रोवर्सी में इंसेंटिव्स और प्रिंसिपल्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तब ऑडियंस को और ज्यादा केयरफुली देखना चाहिए, क्योंकि इसके बीच राहुल गांधी और ऑपोजिशन वाला इकोसिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसने नीट कंट्रोवर्सी को एग्रेसिवली रेस किया, गवर्नमेंट पर अटैक किया, एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड की, बेसिकली फिर से यूथ को भड़काकर जेनजी क्रांति की हार लगानी शुरू कर दी। इन्होंने भी बच्चों के फ्यूचर रिफॉर्म पर फोकस करने के बजाय इन सभी मुद्दों पर अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना बेहतर समझा। इसलिए शायद अंजना ओम कश्यप का वो स्टेटमेंट इतना वायरल हुआ, क्योंकि उन्होंने एक टबू क्वेश्चन को टच कर दिया। वो क्वेश्चन ये था कि क्या YouTube टीचिंग कम्युनिटी वाकई स्टूडेंट्स के लिए लड़ रही है, या फिर स्टूडेंट्स के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को अपने ब्रांड एक्सपेंशन के लिए यूज कर रही है। और शायद इसी सवाल का जवाब आज भारत के एजुकेशन इकोसिस्टम की सबसे बड़ी डिबेट है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।